हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग का टारगेट क्या है? हम लोग का टारगेट है हाई बैंड स्कोर लेना आइल्स राइटिंग में। हम लोग का टारगेट है कि प्रिपरेशन करना बेस्ट, और ये बेस्ट प्रिपरेशन और हाई बैंड स्कोर आप तभी ले सकते हो अगर आपकी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल राइट है, अगर आपकी अप्रोच बिल्कुल यूनिक है। हमारी जो सीरीज बनाने में जो हमने हमारी अप्रोच है, हम उसी तरह से बिल्कुल यूनिक अप्रोच से चल रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, ताकि आपकी जो हाई बैंड स्कोर वाली जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो सके, और हम कम से कम टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा बैंड स्कोर हासिल कर सकें। हमारी जो अप्रोच है वो समझने के ऊपर है, वो सीधा राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हम लोग पहले इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं और फिर इसके बाद हम इन कंसेप्ट को लिखेंगे भी, हम राइटिंग भी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या समझने जा रहे हैं? आज के इस लेक्चर में हम लाइन डायग्राम को देखेंगे, उसकी वोकैबुलरी को देखेंगे, उसकी स्ट्रेटेजीज, ऑल कंसेप्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, और हाँ, एज अ बोनस टिप्स हम 9 बैंड की ग्रामर ट्रिक्स को भी समझेंगे। सो आज की जो क्लास है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर लाइन डायग्राम से। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक लाइन डायग्राम का चार्ट है। ये जो लाइन डायग्राम का चार्ट है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया है कि ये जो चार्ट है ये एक वैल्यू ग्राफ है। वैल्यू ग्राफ का मतलब, लाइन डायग्राम जो है ये हमें जो है इसमें हम वैल्यू को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन की शेप में हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम एक एक करके हम इसको समझते हैं, तो लाइन ग्राफ इज ऑलवेज हैज ऑलवेज टाइम पीरियड ऑन द एक्स एक्सिस। इसके जो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको हमेशा टाइम मिलेगा। ये लाइन डायग्राम की स्पेशलिटी है कि लाइन डायग्राम हमेशा टाइम के ऊपर ही बनाई जाती है। इसके एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रहता है, और इसके वाई एक्सिस पे ऊपर आपको जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी, और जो लाइन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मेनली 5 पॉइंट्स, मेनली 5 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है। नंबर 1 इज टाइम on the x-axis. Number 2 is the value on the y-axis. Number 3, the name of the chart. The name of this full chart will be written on the top of the graph here. In fact, ये जो नाम है, name of the जो chart है, ये it is the name of the this value. In fact, इस value का नाम है ये। Number 4, ये जो आप जहाँ पे जो लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, और जो 5th है, अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइंस होती तो वो लाइंस कौन कौन सी होती तो उनका नाम यहाँ पे लिखा रहता है, उसको कैटेगरीज बोलते हैं। तो 5 इंफॉर्मेशन, 5 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इन दिस लाइन डायग्राम। जो आपका टाइम पीरियड है, जो आपका मेन टाइम लाइन जो टाइम पीरियड है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये किसी भी यूनिट्स में हो सकता है। ये हो सकता है ईयर्स में, मंथ्स में, वीक्स में, डेज में, आवर्स में, किसी भी ईयर, किसी भी यूनिट्स में टाइम आपको नीचे मिल सकता है। मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि जो वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें चेंज हो रही है। आपको टाइमलाइन नंबर 1 टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर, नंबर 2 वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर, नंबर 3 नेम ऑफ द चार्ट, नेम ऑफ द वैल्यू, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द ग्राफ, एंड नंबर 4 इज द लाइन इटसेल्फ। अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हैं, ध्यान से आप चार्ट को देखिए, अगर आपको मान लो कि एक ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई, मान लो एक ये वाली लाइन है, अगर आपके पास एक से ज्यादा लाइंस हैं, 2 3 4 लाइंस हैं, मान लो इसका नाम एबीसी है, और ये एबीसी आपको इस सेक्शन पे यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिला। तो ये जो है ये 5th इंफॉर्मेशन, ये होगी हमारी 5वीं इंफॉर्मेशन।
आपको कुल मिला के इसके जो फीचर्स हैं वो पता चल गए। अभी हम इसको देखेंगे कि बॉडी फीचर्स ऑफ अ लाइन। जो एक लाइन है, लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए। वहां पे जब आप ग्राफ को रीड करते हैं तो इन पॉइंट्स को अगर आप दिमाग में रख के आप रीड करेंगे तो आपकी बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन आप उसको गैदर कर पाएंगे और उसको हम बहुत सही तरीके से लिख पाएंगे। देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर आप, यहाँ पे लाइन है। लाइन में आपको क्या दिखता है? मेनली आपको लाइन में दिखते हैं दो दो चीजें। नंबर एक पॉइंट्स और नंबर दो लाइन एक्सेस। आप ध्यान से देखिए। नंबर वन आप देखो पॉइंट है, ये है पॉइंट। आपको दूसरा पॉइंट दिख रहा है, इसके बाद आपको पॉइंट दिख रहा है तीसरा, और इसके बाद आपको दिख रहा है ये चौथा। चार पॉइंट जो हमने पर्टिकुलर यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, इसमें चार पॉइंट्स हैं। और ये देखिए, ये दिस इज द फर्स्ट लाइन, इज द सेकेंड लाइन एंड दिस इज द थर्ड लाइन। हम ये बोलेंगे कि इसमें असल में चार पॉइंट्स हैं और तीन लाइन्स। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपली आपको हम सबको पता है। हम बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट, दिस इज द लोअर मिडल, अपर मिडल। लाइकवाइज आप इनको नेमिंग कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम असल में कहाँ पे आती है, ये आपको क्यों बताया जाता है कि आपकी आंख, आप किस चीज के बारे में लिख रहे हो? क्या आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में लिख रहे हो, या इस लाइन के बारे में लिख रहे हो, या इस पॉइंट के बारे में लिख रहे हो, या इस लाइन के बारे में? असल में जो स्टूडेंट है उसको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। वो क्या करते हैं, वो देख रहे होते हैं पॉइंट को लेकिन लिख रहे होते हैं लाइन के बारे में। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करते हैं। चलो हम वापस हमारे सिंपल लाइन डायग्राम के ऊपर वापस आते हैं और इसको हम देखते हैं। यहां पे आप देखिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट। हम साथ साथ में वोकैबुलरी भी करते जाते हैं। अगर ये पहला पॉइंट है, आप इस पॉइंट को क्या लिखोगे? हमने यहां से ग्राफ स्टार्ट करना है मान लीजिए, और दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। अभी हम इसको क्या लिखेंगे? स्क्रीन पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है स्टूड एट। अभी स्टूड एट का मतलब स्टूड स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, वर्ब फॉर्म सेकंड फॉर्म स्टूड एट। तो हम बोलेंगे वैल्यू स्टूड एट 55, वैल्यू 55 के ऊपर खड़ी है। सो ये यहां पे हम स्टूड एट करके लिख सकते हैं, जहां फिर हम इसी पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिगेन द पीरियड एट, बिगेन द पीरियड एट, बिगिन बिगेन बिगन। अच्छा, सेकंड फॉर्म जस्ट यहाँ पे इसलिए लिखी हुई है, व्हाई? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ है 1991 टू 2005, ये पास्ट टाइम का है। ठीक है, तो पास्ट का है तो उसके हिसाब से ही जो वोकैबुलरी है हमने जो है वो पास्ट टेंस में ही लिखी है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखी है, जस्ट समझने के लिए। सो ये जो फर्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है ये स्टूडेंट है। और मैं आपको ये चीज बता दूं, ये जो स्टूडेंट है, जब बिगेन, जब स्टार्टेड, द पीरियड, द ड्यूरेशन, एट, जो भी वैल्यू है, ये जो वर्ड और फ्रेजिंग है, ये सिर्फ हम एक बार ही यूज करेंगे। एक बार ही क्यों? क्योंकि आप देखो कि ये एक बार ही यहां से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद तो टाइम आगे बढ़ रहा है और वैल्यू भी जो है कॉरस्पॉन्डिंगली आगे बढ़ रही है, चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, और बीच में कहीं पे भी रुक नहीं रही, लाइन कहीं से भी टूटी नहीं है। सो लाइन यहां से स्टार्ट हुई और लाइन बिल्कुल टाइम खत्म होने के साथ बिल्कुल खत्म हुई। सो ये जो स्टूड एट है, जहां फिर बिगेन द पीरियड एट है, जहां फिर इसके जो और फ्रेजिंग स्टार्टेड द ड्यूरेशन एट वगैरह कुछ और भी फ्रेजेस जो इसके साथ में जो इसी टाइप की जो फ्रेजिंग है, ये सिर्फ एक बार ही यूज होंगे, एक बार ही यूज होगा, इसके बाद स्टूडेंट वगैरह कहीं पे भी यूज नहीं होगा। अभी आप चार्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, आप देखोगे कि ये जो पॉइंट था ये पॉइंट है, लेकिन इसके आगे अभी ये जो है ये लाइन है।
ये लाइन है, ये जो लाइन नीचे जा रही है इसका मतलब लाइन अभी क्या हो रही है, ये मतलब वैल्यू क्या हो रही है, लाइन नीचे जा रही है मतलब वैल्यू नीचे जा रही है। सो हम लिखेंगे फेल शार्पली। फेल का मतलब नीचे गिरना, शार्पली का मतलब तेजी से नीचे गिरना। तो वैल्यू जो है वो तेजी से नीचे गिर रही है। अभी फेल शार्पली, वैसे ये दो वर्ड्स को जोड़ के जो एक फ्रेज बना है, इसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब है गिरना धीरे धीरे से, सॉरी, गिरना तेजी से। शार्पली का मतलब तेजी से गिरना, ठीक है। तो ग्रामर का कंसेप्ट भी इसके साथ साथ में हम क्लियर करते जाते हैं। आप देखिए बेसिक ग्रामर, क्योंकि जितनी ग्रामर इसमें इन्वॉल्व है साथ साथ में करेंगे तो वही अच्छा है। ग्रामर का कंसेप्ट देखिए, यहां पे लिखा हुआ है फेल शार्पली मींस फेल शार्पली। व्हाट इज दिस वर्ड? ये वर्ड क्या है? फेल, फेल का मतलब गिरना, और ये कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, सो इट इज अ वर्ब। ये एक वर्ब है। तो ये शार्पली वर्ड जो है ये क्या है? आपने स्कूल्स में अपनी ग्रामर की क्लासेस में, इंग्लिश की क्लासेस में आपके टीचर ने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसके पीछे एल वाई लगता है और जो वर्ब के साथ लगती है वो क्या है, ठीक। अगर आप थोड़ा याद करो, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है? ये जो पार्ट ऑफ स्पीच में से ये क्या है? ये है एडवर्ब। वर्ब एक्शन बता रहा है। ये जो शार्पली है ये आपको पढ़ाया गया था कि ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, वर्ब के मीनिंग को चेंज कर रहा है। गिरना, कैसे गिरना, इजंट इट? सो तेजी से गिरना। जो वर्ड वर्ब के मीनिंग को चेंज करे, मॉडिफाई करे, उसको बोलते हैं एडवर्ब। मींस एडवर्ब क्या होता है? विच एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड चेंजेस द मीनिंग ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। उसके मतलब को चेंज कर देता है, किसके? वर्ब के मतलब को चेंज कर देता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं कि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। आइल्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो बहुत ज्यादा आपके नंबर को, आपके बैंड स्कोर्स को कम करती है। तो फ्रेज बन गया हमारा फेल शार्पली। इसको हम डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली भी लिख सकते हैं। फेल जो है उसको बोल दिया डिक्रीज्ड, ओके, शार्पली को बोल दिया ड्रास्टिकली। ये तो हमारे पास अपना एक रेंज है वोकैबुलरी की, जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा। हमें सिनोनिम ऑफ सेम और सिमिलर मीनिंग और अपोजिट मीनिंग वगैरह हमें पता होने चाहिए जितने हैं। अभी आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ रही है। और ये वैल्यू कैसे बढ़ रही है? आगे एडवर्ब कैसे लगेगा? ठीक है, बढ़ना, लेकिन ये कैसे बढ़ रही है? ये बढ़ रही है स्टेडीली, इंक्रीज्ड स्टेडीली। आप यहां से देख सकते हैं, यहां पे क्लियरली इंक्रीज्ड स्टेडीली, धीरे धीरे बढ़ना। यहां पे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो लिख देंगे वैल्यू स्टेडीली इंक्रीज्ड, मतलब इंक्रीज्ड स्टेडीली को स्टेडीली इंक्रीज करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम हिंदी से, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम उसके हिसाब से सोचते हैं कि हम हिंदी में बोलते हैं धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे कम होना। तो धीरे धीरे पहले बोलते हैं, इसलिए हम स्टेडीली पहले बोल देंगे, पहले लिख देंगे स्टेडीली इंक्रीज, स्टेडीली डिक्रीज। वैल्यू स्टेडीली इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन ये जो है ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये फॉर्मल राइटिंग में ये मिस्टेक मानी जाती है, और ये आइल्स में भी मिस्टेक मानी जाती है। हम वहां पे फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक होना ही नहीं, अगर सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है तो उसमें भी आपके मार्क्स, बैंड स्कोर कम हो सकते हैं।
तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो पोजीशन है वो इसकी पोजीशन, एडवर्ब की पोजीशन जो है वो वर्ब के पीछे है मोस्ट ऑफ द केसेस। अभी आप खास करके इस इन केसेस। इसके बाद आप लाइन को आप फिर से देखिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्ज ग्रेजुअली, सर्ज ग्रेजुअली इंक्रीज का सिनोनिम सर्ज, आगे ग्रेजुअली स्टडीली, स्टडीली को आप ग्रेजुअली भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी वैल्यू फिर से ऊपर जा रही है, और ये ऊपर कैसे जा रही है, ये ऊपर जा रही है तेजी से। तो तेजी से ऊपर जाना, तो उसको हम अभी क्या लिखेंगे, रोज ड्रामेटिकली। अभी ये जो ROS रोज है, ये राइज की सेकंड फॉर्म रोज, और जो ड्रामेटिकली है कैसे ऊपर गया, तेजी से गया। पहले हमने ड्रामेटिकली देखा शार्पली, फिर हमने देखा ड्रास्टिकली, फिर हम अभी देख रहे हैं ड्रामेटिकली। ये सभी इंटरचेंजेबल हैं, कहीं पे भी कोई भी लिखा जा सकता है, और ये सभी सिनोनिम है, और डेफिनेटली वोकैबुलरी के पार्ट है, वोकैबुलरी रेंज है। आपको ये 2-4 वर्ड्स पता होने ही चाहिए जिसका मतलब सेम रहे। ऐसे ही यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, सर्च लिखा है, रोज लिखा है, सेम वर्ड्स है। डिक्रीज लिखा है, फेल लिखा है, सेम वर्ड है। स्टूड लिखा है, बिगैन लिखा है, सेम वर्ड्स है, सिनोनिम्स, मीनिंग सेम है। आगे चलते हैं, आप देखोगे यहाँ पे करली ब्रैकेट में आप क्या देख पा रहे हो कि वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर ऐसे वैल्यू आपको रिप्रेजेंट हो रही है लाइन की फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे फ्लक्चुएटेड। फ्लक्चुएटेड, वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसके बाद आप देखोगे वैल्यू फिर से ऊपर की ओर जा रही है, और तेजी से जा रही है। फिर से दोबारा हम इसको, ठीक है, रोज ड्रामेटिकली वगैरह कुछ लिखेंगे। अभी आप देखो इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, अभी जो यहाँ पे ये पॉइंट की बात हो रही है, अभी पॉइंट की बात अभी तक जहां तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में हुई। इसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं जहां पे नोक बनी हुई है ऊपर, और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, इस ग्राफ का सबसे ऊंचा पॉइंट है, मतलब ये जो है हाईएस्ट वैल्यू है इस ग्राफ। तो इस पॉइंट में हम लिखेंगे पीक दैट, वैल्यू पीक दैट, वैल्यू ने जो है, वैल्यू जो है सबसे ऊपर है, जहां फिर रीच्ड अ हाई ऑफ, रीच अ हाई ऑफ। आमतौर पे स्टूडेंट्स रीच के बाद टू लगा देंगे, रीच टू अ हाई ऑफ, गलत, रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं, रीच अ हाई ऑफ, हाई ऑफ कौन सी वैल्यू है, 80, हम लिख देंगे वैल्यू रीच द हाई ऑफ 80, 80 पर ईयर। इसके बाद आप देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ये बहुत ही तेजी से नीचे की ओर वापस आ रही है, तो हम लिखेंगे ड्रॉप्ड शार्पली। फेल शार्पली हमने पहले लिखा था, बिल्कुल उसी तरह से ये आ गया ड्रॉप शार्पली। आप फेल लिख सकते हो, डिक्रीज लिख सकते हो, ड्रॉप लिख सकते हो, शार्पली लिख सकते हो, ड्रास्टिकली लिख सकते हो, ड्रामेटिकली लिख सकते हो, सिग्निफिकेंटली लिख सकते हो। अभी ये लाइन जो है ये नीचे आ रही है। इसके बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, यहां पे आप लिख सकते हो हिट अ लो ऑफ, हिट अ लो ऑफ, वैल्यू जो है हिट कर रही है लो के ऊपर, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर। इसके आगे देखिए फिर धीरे से ऊपर बढ़ रही है। इसके जो फ्रेजेस हैं हम यहाँ पे कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। धीरे से बढ़ना मतलब राइज, रोज स्टेडीली, आप कुछ भी। और फिर इसके बाद ये जो लास्ट में जो आप लाइन जो देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हो कि लाइन बिल्कुल सीधी है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है 2002, 2003, 4, 5, लेकिन जो वैल्यू है वो 20 के ऊपर ही है, और लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी है, ठीक। तो इस केस में जब वैल्यू सेम रहती है, सीधी रहती है, तो उस टाइम पे जो हम फ्रेज यूज करते हैं हम लिखेंगे रिमेन कांस्टेंट। आप इस रिमेन को रिमेन्ड लिख सकते हो, क्योंकि बाकी सभी हमने पास्ट में लिखे हैं यहाँ पे।
फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ, आप ईडी लगा दीजिए इसके, तो आप लिख सकते हो रिमेन्ड कांस्टेंट, रिमेन्ड कांस्टेंट, रिमेन्ड अनचेंज्ड और रिमेन्ड स्टेबल, रिमेन स्टेबल एट विच वैल्यू, एट 20। सो ये जो हो गया आपका, ध्यान से समझ लीजिए, सभी पोजीशन वैल्यू कौन कौन सी पोजीशन पे क्या क्या हो सकती है, वो सब की सब जो पोजीशन है पॉसिबल पोजीशन, वो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके रिलेटेड हम जो भी वोकैबुलरी है वो भी साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद ये जो आ गया बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पे पूछिए, यहाँ पे जो है वैल्यू फिनिश हो रही है, खत्म हो रही है, तो हम इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे फिनिश एट, ठीक। और आप लिख सकते हो एंड द पीरियड एट, वैल्यू जो है वो खत्म हो रही है, एंड द पीरियड एट 20 इन द ईयर 2005, 2005। सो ये जो कुछ भी, जितने भी हमने ये पूरी वोकैबुलरी की है, ये हमें चेंज दिखा रही है। व्हाट इज चेंज? चेंज क्या है? बढ़ना, कम होना, बराबर रहना, सबसे ऊपर होना, सबसे नीचे होना, ये सब कुछ क्या है? यही कुछ तो यहाँ पे जो है वैल्यू है वो हो रहा है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, धीरे से हो रही है, सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, ऊपर नीचे है, फ्लक्चुएटेड है। तो ये जितने भी सिनेरियोज हैं, जितनी भी सिचुएशंस हैं, ये क्या है? ये वैल्यू में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम ये वाली पर्टिकुलर जो है वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो हम यूज करते हैं। क्या आप इन फ्रेजेस के बिना लाइन डायग्राम लिख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये फ्रेजेस, ये जो वर्ड्स है, ये जो वोकैबुलरी है, ये बहुत यूजफुल वोकैबुलरी है, और डेफिनेटली 7.5 बैंड प्लस की वोकैबुलरी है। कम से कम आपको इतनी वोकैबुलरी चाहिए। आगे आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमारे पास और भी वोकैबुलरी आती रहेगी, और उसको आप इकट्ठी करते जाएंगे, और उसको यूज करेंगे हम अपने जहां पे हमें यूज करना है लिखने के टाइम। तो ये जो पूरी की पूरी हमारी जो वोकैबुलरी है, ये हमें चेंज दिखा रही है, ये हमें दिखा रही है चेंज। इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ चेंज का पार्ट। अगर आपने लिखना है, आपने लाइन डायग्राम के बारे में लिखना है, तो डेफिनेटली आपके पास दो पार्ट्स होने बहुत जरूरी है। नंबर 1, वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक दिस, एंड सेकंड, सेंटेंस फॉर्मेशन। आप इन वर्ड्स को, फ्रेजेस को सेंटेंसेस में लगाओगे, ठीक है, और वो जो सेंटेंस की फॉर्मेशंस हैं, पर्टिकुलर फॉर्मेशंस हैं जो कि लाइन डायग्राम के लिए यूज होती हैं, ठीक, तो उनको भी हम सीखेंगे साथ में, उनको भी हम साथ में देखेंगे। और ये दोनों चीजों की जब आपकी मास्टरी हो जाएगी, आपको अच्छी तरह से समझ लग जाएगी, लिखने के टाइम पे ना तो आपके पास वर्ड्स की कमी रहेगी, फ्रेजेस की कमी रहेगी, और ना ही आपके पास सेंटेंस फॉर्मेशन की कमी रहेगी, और आप जल्दी से और बहुत सही तरीके से, बिना गलती के, बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के, आप लाइन डायग्राम को लिख पाएंगे एग्जाम में। इसीलिए ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, और ये पहले समझना जरूरी। देखिए, हमने वोकैबुलरी के साथ साथ कंसेप्ट्स भी समझे हैं, साथ में हम देख रहे हैं कि लाइन डायग्राम को कैसे लिखना है, उसके कितने चेंजेस के कितने टाइप्स, सिनेरियोस हो सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि SV यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव, और इस साइड में लिखा हुआ है एडवर्ब। असल में इसको देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट तो मैंने अभी अभी आपको करवाया, लेकिन इस पार्ट के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, जो कि आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, और ये जो बेसिक पार्ट है, ये टास्क 1 एंड टास्क 2 दोनों में ही बहुत ज्यादा यूजफुल। आपको अभी ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुका हूं कि जो वर्ब को चेंज करता है, जो वर्ड इसको चेंज करता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो कि वर्ब को टारगेट करता है, उसके मीनिंग को चेंज करता है, तो वो तो एडवर्ब है। लेकिन जो एस का मतलब यहाँ पे नाउन से है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।
सब्जेक्ट और वर्ब दोनों जब एक साथ आते हैं तो हम उसको सेंटेंस बोलते हैं। When subject and verb comes together forms the simplest form of sentence. सेंटेंस कब बनता है? जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब कम से कम ये दो एलिमेंट्स जो है ये साथ में हो। तो वर्ब के बारे में तो आपको पता ही है कि एक्शन, और ये एक्शन कौन कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट में क्या रहता है? सब्जेक्ट में कोई ना कोई नाउन रहेगा। नाउन किसी भी प्लेस, किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन, किसी भी आइडिया के नाम को नाम में बोलते हैं, उसकी जिसको आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ी होगी। सो यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है वो होगा नाउन, और वी है जो वर्ब है, और नाउन को जो चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अभी जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन जो है ये एक नाउन है, लेकिन अभी क्या है कि इसके आगे मैं कुछ वर्ड्स लगा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ब्लैक पेन, थिन पेन, नाइस पेन, गुड पेन, कॉस्टली पेन, एक्सपेंसिव पेन, वन पेन, अ पेन, द पेन, इंडियन पेन, प्लास्टिक पेन। अभी इसके आगे मैंने जो भी वर्ड्स लगाए, प्लास्टिक, इंडियन, वन, ब्लैक, थिन, ये सभी जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, वो इसके गुण बता रहे हैं। तो पर्टिकुलर इसको और स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसके मीनिंग को और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं। तो ये सभी सबके सब इसके एडजेक्टिव्स हैं। उसी तरीके से ये जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव जो है वो नाउन को जो है चेंज करते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके गुण बताते हैं और उनसे पहले लगते हैं। और वर्ब जो है उसको जो चेंज करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। और एसवी जो है ये दोनों मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस की फॉर्म में। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर आपको आगे बना के रखी है, इसके हिसाब से हम वोकैबुलरी देखते हैं, इसके हिसाब से हम देखते हैं ये आइल्स में हमें कैसे यूजफुल है, और जो हमने अभी वोकैबुलरी को पढ़ा है, ठीक है, वो अप्लाई कैसे होती है इस पैटर्न में। अगर आप देखोगे कोई भी वैल्यू, वैल्यू को हम, वैल्यू है तो वैल्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वैल्यू एक नाउन है। हम एक सेंटेंस बना रहे हैं कि वैल्यू इंक्रीज्ड, वैल्यू बढ़ी, एक सेंटेंस बन गया। वैल्यू बढ़ी, कब बढ़ी, कितनी बढ़ी, किसकी वैल्यू है, ये इतना हमने नहीं लिखा, ठीक है। सो जस्ट हमने जस्ट दो सिंप्लीफाई वे से बस एक छोटा सा सेंटेंस बना दिया कि वैल्यू बढ़ी, वैल्यू इंक्रीज्ड। अभी हम देखते हैं, हम एक एडवर्ब भी लगाते हैं, एडजेक्टिव भी लगाते हैं, और देखो कि मीनिंग कैसे, मतलब फ्रेज बाय फ्रेज देखते हैं, इस साइड में भी देखेंगे और उस साइड में भी देखेंगे। तो आप, ये एडवर्ब वाली साइड होगी, ठीक है। हमने लिख दिया आगे सिग्निफिकेंटली। अभी ये जो सिग्निफिकेंटली वर्ड है ये इंक्रीज के लिए लगा हुआ है, ठीक, बड़ा, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब तेजी से, तेजी से बढ़ा। और हम अगर दूसरी साइड देखें, अभी आप समझ लो कि सिग्निफिकेंटली नहीं लिखा हमने, ठीक है। अभी डेफिनेटली यहां पे जो वर्ड आएगा, ठीक है, अगर मैं सिग्निफिकेंटली को ही रूट वर्ब मान लूं तो इसका पीछे से एल वाई को हटाइए तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। सो यहाँ पे बन जाएगा वो सिग्निफिकेंट। मगर ये जो सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट इस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, ये जो सिग्निफिकेंट है ये इस वैल्यू के लिए लगा है। अगर मैं एक साथ बोलूं फ्रेज के हिसाब से तो ये बना इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। आप इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ो, बस कंसेप्ट को समझा रहा हूं। तो ये हो गया इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, मतलब तेजी से बढ़ा। अगर मैं इसको पढ़ूं तो मैं सिग्निफिकेंट वैल्यू, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, प्राइम वैल्यू, मतलब चेंज हो गया हो, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है, जहां पे है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आप, अभी ये सेंटेंस पूरा नहीं है, मतलब है कि ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। मैं आपको जस्ट
ये बताने की यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई एडवर्ब जो है वर्ब के साथ लगता है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन का होता है, और इसके बाद आपने अगर एडवर्ब को एज ए एडजेक्टिव, ये वोकेबलरी चेंज होती है, स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ होती है कहाँ पे एल वाई लगाना है, कहाँ पे एल वाई नहीं लगाना है, तो आपको कंसेप्ट से ये क्लियर हो जाएगा। आपने लिख दिया ड्रामेटिकली, कुछ हम वोकेबलरी पार्ट क्लियर कर लेते हैं, वोकेबलरी पार्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि आपके पास लाइन डायग्राम जो हम आइल्स में कर रहे हैं तो आपका वो भी साथ साथ में क्लियर हो जाए। अगर जहाँ पे ड्रामेटिकली है तो इसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा ड्रामेटिक। इसके बाद देखिए शार्पली, उसका बनेगा शार्प। एनॉर्मसली, एनॉर्मसली का मतलब भी बहुत ज्यादा, तो उसका बनेगा एनॉर्मस। रिमार्केबली, रिमार्केबल। स्टीपली, तो ये बन गया स्टीप। स्टेडीली, स्टेडी। ग्रेजुअली, ग्रेजुअल। स्लाइटली, स्लाइट। मार्जिनली, मार्जिनल। मॉडरेटली, मॉडरेट। कंसिडरेबली, कंसिडरेबल। कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंट। ईयरली, इस अभी आ गया ईयरली। अभी ईयरली का क्या आएगा, ईयर नहीं। हमें ऐसा बताया जाता है जब पढ़ाया गया था कि भाई एल वाई वाले जो हैं इनकी पहचान है, इनकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये एडवर्ब है और ये वर्ब के पीछे लगते हैं, इनका एल वाई को हटा दो ये एडजेक्टिव बन जाती है, जैसे स्कूल में पढ़ाया गया था। लेकिन ये सारे ऐसे नहीं है, ये कोई बहुत फिक्स रूल नहीं है, एक्सेप्शंस है। अभी इस केस में खास करके जो टाइम्स के एडवर्ब है ईयरली, इसका एडजेक्टिव भी ईयरली ही है। मैं बोलूंगा इंक्रीज्ड ईयरली, ठीक, ठीक है, एनुअली, ईयरली, ठीक है, कि ये पूरे साल में बढ़ा, साल वाइज, ठीक, ईयर वाइज बढ़ा, तो वो ईयरली वैल्यू है, साल की, पूरे साल की वैल्यू। ईयरली का मतलब ईयरली, ईयरली का एडजेक्टिव ईयरली। मंथली का भी सेम मंथली। वीकली का वीकली। डेली का डेली। ये टाइम वाले जो हैं एल वाई स्पेशल, एक्सेप्शनल, एल वाई इधर भी है और एल वाई उस साइड में भी है। ये जो पहले 5 है, सिग्निफिकेंटली, ड्रामेटिकली, शार्पली, एनॉर्मसली और रिमार्केबली, ये बहुत ज्यादा के लिए यूज होते हैं। इसके बाद देखिए आप स्टीपली, स्टेडीली, ग्रेजुअली, स्लाइटली, ये जो है 4, स्टीपली, स्टेडीली, ग्रेजुअली एंड स्लाइटली, ये जो है ये धीरे धीरे के लिए यूज होते हैं। फिर इसके बाद आ रहे हैं मार्जिनली, मॉडरेटली, कंसिडरेबली, कंसिस्टेंटली, ये जो है ये ना ज्यादा ना कम, बीच में जो है उसके लिए यूज होते हैं। और फिर इसके बाद ईयरली, मंथली, वीकली, डेली, ये टाइम के लिए यूज हो रहे हैं। सो ठीक है, एक अच्छी खासी हमारे पास वोकेबलरी यहाँ पे मिल गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डेफिनेटली साथ साथ में नोट्स बना सकते हो ताकि आपकी गलती से भी गलती ना हो। तो आपको यहाँ तक का तो जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। डेफिनेटली मैं एक बार फिर से आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जो हमारी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है, जो हम जिस चीज को हम लोग लेके चल रहे हैं, वो इन्फ्रेंस बेस्ड है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, वो समझने के ऊपर निर्धारित है। पहले समझो फिर लिखो, आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, आपका टाइम कम लगेगा, क्वालिटी राइटिंग आएगी, बैंड स्कोर बढ़ेगा, प्रिपरेशन जल्दी से होगी। सो हम एक सिस्टेमेटिक अप्रोच से चल रहे हैं। तो जो ये सीरीज बना रहे हैं, ये जो सीरीज है ये उसी यूनिक अप्रोच से बना रहे हैं ताकि आपको आगे लिखने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए और कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा बैंड स्कोर और हम अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर पाए। समझ ही पा रहे हो गए कि मैं हम लोग कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद आप देखिए एक और कंसेप्ट, आपको की कंसेप्ट समझा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 9 बैंड के कंसेप्ट, ग्रामर के भी साथ साथ में हम इसके साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं। एक और समझा दे रहा हूं, कम पढ़ेंगे लेकिन क्वालिटी का पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ठीक। अभी अभी ठीक है, आपने देखा कि मैंने नाउन के बारे में बात की और मैंने बोला कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट में रहता है, और ये भी बात की कि जो एसवी है, एसवी सब्जेक्ट
एंड वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है वो नाउन होगा और ये तो वर्ब है, लेकिन क्या नाउन अकेले सब्जेक्ट में ही होगा? नहीं, नाउन की 3 प्लेसेस है। ये जो कंसेप्ट ग्रामर के हैं बहुत ही आसान है लेकिन बहुत काम के। पहला ये जो कंसेप्ट है नाउन का, नाउन कहाँ पे बैठता है? नाउन सब्जेक्ट में बैठता है, बिल्कुल बैठता है। सब्जेक्ट में इसकी पोजीशन रहती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में आपको नाउन मिलेगा, लेकिन आपको नाउन ऑब्जेक्ट में भी मिलेगा, नाउन ऑब्जेक्ट में भी मिलेगा जिसके ऊपर काम हो रहा है। और फिर इसके बाद एक थर्ड प्लेस भी है नाउन की, जहां पे नाउन आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो है आफ्टर प्रेपोजिशन। इसको ग्रामर की लैंग्वेज में बोल देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद मिलेगा, प्रेपोजिशन मतलब इन, एट, ऑन, ऑफ, अप, डाउन, ये सारी क्यों है, ये प्रेपोजिशन। इसके पीछे भी आपको नाउन मिलेगा, ठीक। और इसके क्योंकि हमें नाउन मिलेगा तो उसके हिसाब से हमें देखना है ना, एडजेक्टिव्स लगाने हैं जहाँ, ठीक है। आगे और भी बहुत मैनिपुलेशन इनके ऊपर ही चलती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो एक कंसेप्ट ये है, अभी जो ग्रामर के 2 मेन बेसिक कंसेप्ट जो कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक तो यहाँ पे आपने देख लिया एडजेक्टिव किसके लिए, एडवर्ब किसके लिए, और दूसरा जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ वो है कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर प्रेपोजिशन बैठता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आज की क्लास में, यहाँ तक ही करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान से आप फोकस कीजिए थोड़ा सा। और आप देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया है कि नाउन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट के बीच में बैठता है, डेफिनेटली बैठता है। हम अभी देखेंगे कुछ इसकी एग्जांपल्स। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखी है, एक लिया है कि द किड्स प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो किड्स है ये सब्जेक्ट है और इसमें नाउन है। किड्स मतलब बच्चे, कॉमन नाउन, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। आगे आप देख रहे हो फुटबॉल, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसमें नाउन। फिर आगे आप देख रहे हो प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड इज आल्सो द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस, इजंट इट? सो ये भी नाउन है। और आप इसमें देखोगे ये आफ्टर प्रेपोजिशन है, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो इन है, इन क्या है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। इसके पीछे भी नाउन, जो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पिछला जो फ्रेज बना है इन द प्लेग्राउंड, जो प्लेग्राउंड है उसके उस भी नाउन। एक और ले रहे हैं, उसमें लिखा हुआ राम फाउंड द बुक इन हिज बैग। अभी इसमें आप देखो राम सब्जेक्ट है और राम किसी पर्सन का नाम है। बुक, बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है और वो भी किसी आइटम, किसी वस्तु का नाम है। इसके बाद आप देखो बैग, बैग जो है ये भी किसी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। और ये आफ्टर प्रेपोजिशन लगी हुई है। और इन जो है ये प्रेपोजिशन, यहाँ पर आफ्टर प्रेपोजिशन। एक और सेंटेंस देखते हैं, द कैट चेज द माउस अराउंड द हाउस। नाउ इन दिस केस कैट नाउन है सब्जेक्ट में, माउस नाउन है ऑब्जेक्ट में, और फिर इसके बाद हाउस नाउन है आफ्टर प्रेपोजिशन जो कि अराउंड है, अराउंड इज द प्रेपोजिशन उसके पीछे। तो नाउन जो है वो 3 जगह पे है। नाउन के आगे ए एन द लगता है, देखो द हाउस लिखा है, द माउस लिखा है, द कैट, ठीक। तो एक ये भी बेसिक सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, आगे आपको समझने में, स्ट्रक्चर समझने में बहुत काम आने वाला है। हम लोग इन की कंसेप्ट्स को साथ में लेके चलेंगे कि उन्होंने आपकी राइटिंग देखनी है कि राइटिंग में कोई गलती ना हो, ठीक। ग्रामर पार्ट, वोकेबलरी पार्ट, और इसके बाद टीए का पार्ट एंड सीसी का पार्ट, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे हमारा एग्जाम को वहाँ पे वो इवेल्युएट करते हैं। तो हम कोई भी साइड को मिस नहीं करेंगे। ये 4 साइड्स हैं, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स जिसको वोकेबलरी बोलते हैं, और इसके बाद ग्रामर, ठीक। तो ग्रामर एंड लेक्सिकल रिसोर्स आप बहुत ज़्यादा इससे परिचित हैं क्योंकि हम स्कूल्स में करते थे, तो उसको मैं यहाँ पे भी साथ साथ में कवर कर रहा हूँ, ठीक है।
और टीए और सीसी जो है उसको ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी ये सारी मिलके आपकी जो है ओवरऑल प्रिपरेशन जो है वो आइल्स की राइटिंग पार्ट की होगी। तो ये जो जितने भी कंसेप्ट हैं ये आपको 9 बैंड्स लेने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये 9 बैंड के कंसेप्ट है, ठीक है। आज की जो क्लास है हम यहां तक ही रखते हैं किसमें, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। आप अक्सर देखोगे पहली बात तो स्टूडेंट्स जब लिखते हैं तो मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करूं इसके ऊपर ध्यान दो जाए, फिर इसके बाद इस वर्ड को मैं किस सेंटेंस कौन सा कैसे बनाऊं, कौन सा बनाऊं, ठीक। तो उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो दूसरा अभी पार्ट जो आने वाला है वो अभी नेक्स्ट आप देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, जो कि बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन 3-4 टाइप्स की जो हैं, और फिर इसके बाद यही वोकैबुलरी उस सेंटेंस के साथ हम यूज करेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे लाइन डायग्राम के ऊपर ही हम वो पूरा पूरा रिस्पॉन्स लिखेंगे, और हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करना है और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके एक फुल ऐसे जो आइल्स में वहां पे वो कैसे लिखेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये जो है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके नोट साथ साथ में आप बनाते जाइए, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से होगी अगर आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और हमें फॉलो करते रहे, और हम स्टेप बाय स्टेप जो आपके लिए ये जो सीरीज बना रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ताकि कम से कम समय में आपकी मैक्सिमम तैयारी हो सके, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, और हमें हमारा जो टारगेट है वो हमें जल्दी से जल्दी अचीव हो सके। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।